प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ। कक्षा 10 की मैथ के अंतर्गत पहले चैप्टर में हमने प्रश्नावली 1.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो चलते हैं आज अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन कर लिए सॉरी, और आज हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक है, और यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों की क्वेश्चन नंबर जो 4 है या चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में आपके दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने प्रिय विद्यार्थियों क्या पढ़ा? एक तो एचसीएफ और दूसरा है एलसीएम। ठीक है, यानी लघुत्तम समावर्ती या महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती के बारे में हमने चर्चा की। और यहां तक किसी विद्यार्थी को इससे पूर्व में जो वीडियो है रिकॉर्डेड सारे हमारे चैनल पर, वहां किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नहीं तो आज जो हमारा ये क्वेश्चन है चौथा, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा की गई है। क्या कहा गया है? एचसीएफ 306 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया है, और पूछा है एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 306 और 657। ठीक है, यानी 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है। कितना प्रिय विद्यार्थियों? 9 है। क्या है? 9 है। 9 है तो ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैंने कहा मैथ्स में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो मुश्किल ही मुश्किल है यहाँ। ठीक है, ये मुश्किलों का सागर भी है, ये आनंद का सागर भी है। जैसा आप चाहो वैसा इसमें ढल सकते हो। ठीक है, तो आइए अब ध्यान देना। एचसीएफ आपको 9 दे रखा है इन संख्याओं का, और एलसीएम है इन्हीं संख्याओं का आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आपको एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करने का कहा जाए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल करने के बाद में क्या करोगे? एचसीएफ है आपका, उसका दोनों में भाग दे दोगे तो आपका एलसीएम है वो निकल करके आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये फॉर्मूले मैंने पहले दिखा दिए थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 306 व 657, ठीक है, का एचसीएफ बराबर 9 दे रखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? ज्ञात करना है 306 व 657 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्ती। क्या है? लघुत्तम समावर्ती का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें से दोनों का भाग पूरा पूरा जाता हो। ठीक है, दी गई संख्याओं का। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है? मैंने कहा जब एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है तो इन संख्याओं का पहले तो गुणनफल होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 306 गुणा 657। राइट, यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। बटा में होगा, बटा में होगा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 9। ठीक है, कोष्टक में इसको लिखें तो लिख सकते हैं हम एलसीएम बराबर
दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF, ठीक है। इसको कोष्टक में आप बंद कर दो इस प्रकार, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है और दोनों संख्याओं का गुणनफल है, इसको आप पहले काटो या गुणा करने के बाद में काटो। राशियां ऊपर नीचे कटती है सदैव, और पूरा पूरा भाग जाता है, वहां कटनी है और काटेगी तो पहले काटो या बाद में काटो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले काट लेते हैं, 9 के पहाड़े से काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, ये आ जाएगा 34, 34 गुणा 657, ठीक है। और 34 गुणा 657 को आप हल करोगे प्रिय विद्यार्थियों, 34 गुणा 657 को हल करके देखोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 9 तिया 57, 9 चौक 36, ओके। 34 गुणा 657 को प्रिय विद्यार्थी हल करेंगे तो आएगा 22,338, कितना आएगा 22,338, और ये आपका क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यही आपका LCM है। LCM बराबर 22,338 आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको, अच्छा ये तो HCF दे रखा है, यदि LCM दे रखा होगा और HCM के बारे में पूछा होता तो भी यही करते। HCF में LCM का क्या देते, भाग देते, तो आपके पास HCM निकल करके आ जाता, लेकिन यहाँ HCM उन्होंने दे रखा था, LCM के बारे में पूछा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में HCF यानी भाग HCF का देंगे तो हमारे पास निकल करके आएगा LCM। इसको आप 34 और 657 को गुणा करोगे तो 22,338 आपका आंसर आएगा, जो एकदम करेक्ट है, किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी इसमें पॉसिबल नहीं है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कोई डाउट है, नहीं है। तो ये जो मैंने कहा मैथ्स इतनी आसान है, आप इसमें आनंद लोगे तो निश्चित रूप से ये अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी, इंटरेस्टेड लगेगी, और यदि आनंद नहीं लोगे, ज्यादा हेट करोगे तो ये आपसे दूर भागेगी, ठीक है। और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि मैथ्स आपकी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। इसलिए इससे मोहब्बत करो, प्यार करो मैथ्स से, ताकि मैथ्स से आपको बेहतरीन या अच्छी लगने लगे, ठीक है। कठिन जरूर है लेकिन इतनी कठिन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, आप तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन क्या है प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करनी है आपको किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6, प्राकृत संख्या दे रखी है, कौन सी 6n या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, पांचवें क्वेश्चन में ये करना है हल। अब सबसे पहले जांच करें किसकी, कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n संख्या दे रखी, संख्या बराबर 6n, कितने दे रखी है 6n, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। 6n 0 अंक पर, 6n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है क्या, जांच कीजिए, क्या करना है, जांच कीजिए। ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों, कोई n संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई n संख्या दे रखी है और n संख्या का मान है 6n। अब ये कह रहा है 0 अंक पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी क्या करनी है, जांच करनी। क्या करनी है प्रिय विद्यार्थियों, जांच करनी। अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ हल। अब हल लिखने से पहले आप ध्यान देना, संख्या हमारी कौन सी, प्राकृत संख्या 6, ठीक है।
अब 6 की घात जैसे जैसे लगाओगे तो ये कह रहा है कि घातांक लगाने के बाद में इसको खोलोगे या गुणा करोगे, हल करोगे तो ये क्या अंतिम अंक 0 आ सकता है क्या? यही मूल बात है इसकी। ठीक है, तो 6 को 6, 1 का मतलब हुआ है 6 गुणा 1 बराबर कितना आएगा? 6। अब 6 की हम 2 लगा करके देखें, इसका मतलब हुआ 6 गुणा 6 बराबर कितना हुआ? 36। ठीक है, अब 6 की पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ 6 गुणा 6 गुणा 6 और ये आएगा 216। कितना आएगा? 216। 6 गुणा 6 36, 36 को 6 से गुणा करोगे 216 आएगा। कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों? 216 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां भी 6 है, यहां भी लास्ट अंक 6 है और यहां भी लास्ट अंक 6 है। अब 6 की घात 4 करके देखें तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 गुणा 6 216, 216 6 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 1200 प्रिय विद्यार्थियों, 1296। कितना आएगा? 1296 आएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब ध्यान दीजिए, ऐसे आप करते गए, 6 को 6 से गुणा किया, 6 का 3 बार गुणा किया, 6 को 4 बार गुणा किया 6 से। ठीक है, लेकिन पीछे अंक कहीं भी 0 नहीं आया। क्या नहीं आया? 0 नहीं आया, अर्थात हर बार इकाई अंक है वो 6 ही आता है। क्या आता है? हर बार इकाई अंक 6 ही आता है। आप देख रहे हैं पूरे प्रश्न में जैसे हम कर रहे हैं तो अंत में जो इकाई अंक है, इधर से इकाई, इकाई दाई, इधर से गिनते, ध्यान रखना, इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई इकाई। ठीक है, हाँ, तो ये इकाई अंक है प्रिय विद्यार्थी। ये क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है क्या 0 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, इकाई अंक 6 आता है, अतः 6n का अंतिम अंक कभी 0 नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? अतः 6n का अंतिम अंक, 6n का अंतिम अंक कभी भी 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता है। ठीक है ना, यानी इसका अंक कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसका उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा अतः, प्रश्न आपका क्या था? अतः 6n किसी भी, अतः 6n किसी भी प्राकृतिक, 6n किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब ध्यान देना है, कई बार ये बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन हम लिखने बैठ जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और हमें कम समय में अधिक मटेरियल करना है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मैंने क्रम लगा रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5, प्रश्नावली 1.1। अब आप बुक्स अपनी खोलोगे तो 1.1 का 5वां क्वेश्चन है, उसको इस प्रकार से आपको करना है और अंत में लिखना है 6n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही आपका प्रश्न पूछ रहा था। प्रश्न क्या पूछ रहा था? जांच कीजिएगी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 6 का आप आगे से आगे करते जाओगे तो अंतिम अक्षर हमेशा क्या आएगा? अंतिम अक्षर सदैव 6 में 6 ही आएगा। क्या आएगा? 6 ही आएगा। इसको 5 बार करोगे तो भी 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक है वो 6 आ रहा है। ठीक है, इसको 6 से गुणा करो, 6 6 36, फिर 6 आ जाएगा। तो ऐसे 0 कभी भी नहीं आएगा। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आनंद आ रहा है? हाँ, आनंद आना चाहिए।
इंटरेस्ट बढ़ाओ, मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो मैथ्स आपके नजदीक आती जाएगी। ध्यान देना, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें बिना स्किप किए। स्किप करोगे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो आपको लगेगा कि सर ने सही नहीं पढ़ाया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे, जिससे आपके सपने हैं वो धीरे धीरे साकार होते रहेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब छठा क्वेश्चन। अब प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, आइए देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात की व्याख्या करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है छठा, व्याख्या कीजिए। छोटे कोई क्वेश्चन होंगे ना तो मैं लिखूंगा अभी बोर्ड पर, यदि बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसको लिखने का मतलब ये कर्म मैंने लगा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 7 गुणा 11 गुणा 13 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, ये प्लस का निशान है। और क्या है, और है 7 गुणा 6 गुणा 5 7 गुणा 6 गुणा 5। ठीक है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। प्लस में क्या है, 5। भाज्य संख्या क्यों है, प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्याएं क्यों है। क्या कह रहा है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ये आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है बुक्स में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस दी गई संख्याओं को हल करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं पहला, छठे का पहला, और छठे का पहला है प्रिय विद्यार्थियों ये कौन सा, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, ये संख्या है। अब ध्यान दीजिए आप, एक तो गुणा वाली राशि है, दूसरी प्लस वाली राशि है। दो पार्ट इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगे, कौन सी, एक तो वे राशियां जो गुणा में है और एक वह राशि जो प्लस में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, गुणा वाली राशि में 7 11 13, प्लस वाली राशि कौन सी, 13। तो हमारा कॉमन क्या है, 13, यानी दोनों राशियों में जो कॉमन है वो कॉमन को बाहर ले लेंगे। तो 7 यहाँ सेम रहेगी, 7 के बाद 11 है वो सेम रहेगी, गुणा 13 है तो 13 का भाग 13 में 1 बच जाएगा तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 13 है तो 13 का भाग 13 में भी 1 हो जाएगा तो ये प्लस 1। 13 का भाग 13 में 1 बार जाएगा, इसलिए यहाँ क्या आया, प्लस में भी 1 आया। अब इसको हम 13 को 13 लिखेंगे, इस कोष्टक वाली राशियों को हल करेंगे। कैसे करेंगे, 11 7 77। ठीक है, 77 को 1 से गुणा करोगे तो ये 77 रहेंगे और प्लस में 1, यही है। अब ध्यान दीजिए, ये 13 और कोष्टक में ये 77 प्लस क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1 हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा, 78। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना, व्याख्या करनी थी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाता है तो भाज्य संख्या है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो भाज्य संख्याएं नहीं है। तो क्या नहीं है, भाज्य संख्याएं नहीं है।
अब आप देख रहे हो 13 का भाग 78 में जाएगा, 13 छके 78, यानी 13 का भाग है वह 78 में पूरा पूरा जा रहा है। कितनी बार? 6 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जब 13 का भाग है वो 78 में पूरा पूरा जा रहा है, तो ये गुण जो संख्या दी है ये क्या है? भाज्य संख्या है। किससे भाज्य है? 13 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे? यह 13 से, यह 13 से विभाज्य है। क्या है? यह 13 से विभाज्य का मतलब हुआ 13 का भाग है वो पूरा पूरा 78 में जा रहा है। क्या जा रहा है? 13 का भाग पूरा पूरा 78 में जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 13 से क्या है? विभाज्य है। अतः यह अभाज्य नहीं बल्कि एक संख्या है। क्या है? जब विभाज्य है तो अतः यह अभाज्य संख्या ना होकर के एक क्या है? एक संयुक्त संख्या है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? संयुक्त संख्या है। संयुक्त क्यों है? क्योंकि इसका भाग है पूरा पूरा जाता है। इसका 13 का भाग 78 में पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये विभाज्य संख्या है, और विभाज्य संख्या है तो हम कह सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या ना होकर के एक क्या है? संयुक्त संख्या है। और यही हमारा प्रश्न कह रहा था कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 क्या है? भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य क्यों? इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा भाग है और दी गई संख्याओं का जा रहा है। यानी 13 का भाग है इस पूरी संख्या में, गुणन वाली संख्या में, गुणात्मक संख्या में पूरा का पूरा जा रहा है। कोई डाउट नहीं? नहीं डाउट। अब ध्यान दीजिए इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है विद्यार्थियों? दूसरा पार्ट है आपका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब ये 5 से विभाज्य है तो क्या है? संयुक्त संख्या है। यदि 5 से विभाज्य नहीं है तो संयुक्त संख्या नहीं कहलाएगी। क्या नहीं कहलाएगी? संयुक्त संख्या नहीं कहलाएगी। आइए हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या देखते हैं? आइए हम देखते हैं। ठीक है, अब इस संख्या को प्रिय विद्यार्थी इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, गुणा वाली संख्या है इसको पहले हल करेंगे। ध्यान दीजिए, एक को 2 से गुणा करोगे 2, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 6 को 4 से गुणा करोगे 24, 24 को 5 से गुणा करोगे तो 24 गुणा 5 हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 24 गुणा 5 हो जाएगा आपके 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 इंटू 5 हो जाएगा 4 पंजा 20, 2 5 10 2 12 यानी 120। ठीक है, अब 120 यहां तक हो जाएगा। 120 को 6 से गुणा करोगे प्रिय विद्यार्थी, 120 को 6 से गुणा करो तो 120 को 6 से गुणा करोगे तो आपके हो जाएगा 12 छक्का 72 और 0 पीछे होता है 720 हो जाएगा। अब 720 को 7 से गुणा करोगे, 720 को 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 0 का 0, 7 दूनी 14 का 1, 7 7 49, 49 1 50, ये हो जाएगा 5040। इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? 5040 और प्लस में कितना है? 5 है। अब ध्यान दीजिए, ये 5040 और 5 है, ये दोनों इन संख्याओं से विभाजित होती है नहीं होती है? 5 का भाग इसमें दोगे तो पीछे 0 आया, इसका मतलब 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा और 5 का भाग 5 में तो ऑलरेडी जाता ही है, सबको पता है। इसका मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इसका मतलब है कि दी गई संख्या प्रिय विद्यार्थी क्या है? दी गई संख्या, इसको हम जोड़ेंगे तो 5040 की जगह एक 5 बढ़ जाएगा, 5045 हो जाएगा। और 5045 जो है वो 5 से क्या है? विभाज्य है। क्या है? 5 से विभाज्य है। ठीक है, 5 से विभाज्य, इसका मतलब है हम कह सकते हैं यह 5 से
5 से क्या है, विभाज्य संख्या है, यह 5 से विभाज्य संख्या है। अतः यह अभाज्य ना होकर के क्या है, अभाज्य ना होकर के एक संयुक्त संख्या है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त संख्या है। हमने यानी ज्ञात करके ये सिद्ध कर दिया कि ये 5 से क्या है, भाज्य है, और जब भाज्य है या विभाज्य है तो हम कह सकते हैं ये अभाज्य संख्या ना होकर के क्या है, एक संयुक्त संख्या है। जिस भी संख्या में दी गई संख्याओं में से संख्या का यानी गुणात्मक संख्या में से किसी प्लस वाली संख्या का पूरा भाग जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं वो संख्या पूरी पूरी कैसी है, भाज्य या विभाज्य है। जो विभाज्य संख्या होगी वह एक संयुक्त संख्या कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं ये अभाज्य ना होकर के यानी अभाज्य नहीं है, ठीक है, कैसी है, भाज्य है, तो हम कह सकते हैं ये एक संयुक्त संख्या है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन मैथ्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन आपको आता है, इसका मतलब आपकी मैथ सही हो जाएगी, आंसर सही आ जाएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर बैठोगे तो आपका कभी भी फाइनल आंसर सही नहीं आएगा। कई सारे बच्चे कैलकुलेशन में फेल हो जाते हैं। कैलकुलेशन फेल इज इक्वल टू मैथ्स में भी फेल। आप ध्यान देना, एग्जामिनर आपके किसी भी प्रश्न से क्वेश्चन निकाल करके पूछ सकता है। एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं या इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में एग्जाम से पहले चर्चा करेंगे एक बड़ी क्लास में, ठीक है। तब तक आप जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थी कौन सा है, अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 1.1 का 7वां क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्या कह रहा है, एक खेल का मैदान है, क्या है, हो सकता है वो वर्गाकार हो या आयताकार हो, लेकिन उसका जिक्र उसने नहीं किया है, ठीक है। इस खेल के चारों ओर एक वर्गाकार क्या है, पथ है। पथ का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्गाकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, एक है, क्या है प्रिय विद्यार्थी, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वर्गाकार पथ, ठीक है। वर्गाकार पथ के चारों ओर, ठीक है, चारों यानी वर्गाकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए या चक्कर लगाने में किसको, सोनिया को वर्गाकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, एक सोनिया नाम की लड़की है प्रिय विद्यार्थियों, वो इस वर्गाकार पथ के ऊपर यानी यहाँ से कहीं से जवान आ जाए, यानी एक सर्किल या एक चक्कर पूरा करने के लिए 18 मिनट का समय लेती है। कितना लेती है, 18 मिनट का समय लेती है। और दूसरा है प्रिय विद्यार्थी रवि, क्या है, दूसरा है वो है रवि, ठीक है। रवि को इस वर्गाकार पथ के चारों चक्कर लगाने में कितने समय लगता है प्रिय विद्यार्थियों, 12 मिनट का समय लगता है। वही परिभाषा रवि को लिख दिया, बाकी सेम परिभाषा, ठीक है। 12 मिनट का समय, यानी इस चक्कर को पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लेती है, तो रवि है वो 12 मिनट लेता है। ये आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक स्थान यानी कोई भी स्थान इस पथ में से कहीं से भी कोई बिंदु ले लो, इस बिंदु से एक स्थान से दोनों
एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी एक ही स्थान से रवाना होते हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ध्यान देना, यहाँ भी एलसीएम और एचसीएफ की चर्चा कर रहा है, यानी उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे प्रिय विद्यार्थियों? इनका दोनों एचसीएफ और एलसीएम हम लेंगे। इन एचसीएफ और एलसीएफ का मान ही क्या कहलाएगा? इन दोनों के पुनः एक स्थान पर मिलने के मान को दर्शाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी, क्या लिखेंगे? दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर तभी पहुंचेंगे जब 18 व 12 का एलसीएम, 18 व 12 का एलसीएम समय पूरा होगा। ध्यान रखना, एलसीएम समय पूरा होगा। कैसे? आइए समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये एक वर्ताकार पथ है। कैसा है? खेल मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है। ठीक है, खेल मैदान है ऑलरेडी लगभग वर्ताकार ही होता है। ठीक है, हम उसने लिखा नहीं इसलिए हमने कुछ भी दर्शा दिया। ठीक है, अब ये वर्ताकार पथ पर चलना दोनों प्रारंभ करते हैं। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर को पूरा करती है और रवि है वो कितने में करता है? रवि है वो प्रिय विद्यार्थियों 12 मिनट में करता है। कितने में? 12 मिनट में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों कब मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, साधारण सी बात है कि यहां से लेकर के यहाँ एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18। ठीक है, तो 18 12 का कोई आपस में मेल नहीं है। रवि 12 मिनट पूरा करता है, तो ये 18 दो चक्कर करेगी, या 2 चक्कर करेगी यानी 36 मिनट लगेंगे। समय 36 मिनट लगेंगे, तो ये दोबारा या 2 चक्कर पूरे करके घूम के प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगी। अब रवि 12 मिनट में पूरा करता है, तो रवि 12 में एक पूरा करेगा, 12 में दूसरा पूरा करेगा, 34 में तीसरा पूरा करेगा, 36 में, यानी रवि है वो 12 गुणा 3 यानी 3 चक्कर पूरे करेगा 36 मिनट में, और वो 36 मिनट में सोनिया कितने करेगी? 18। पुनः एक स्थान पर कब मिलेंगे? जब ये भी 2 चक्कर पूरे करेगी और ये रवि 3 चक्कर पूरे करेंगे। कहने का मतलब हुआ दोनों का क्या है? एलसीएम है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों चक्रों को या प्रारंभिक स्थान पर दोनों को क्या करती है? मिलाती है, और वही टाइम क्या होगा? इन दोनों का मिलने का टाइम होगा, यानी एक 36 मिनट बाद है वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको कैसे ज्ञात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? अब ध्यान दीजिए, सोनिया कितने में करती है? सोनिया का समय, ठीक है, सोनिया का समय क्या है? 18। अब ध्यान दीजिए, 18 का गुणनखंड करोगे तो कैसे लिखोगे? 18 को, 18 को आप लिख सकते हो प्रिय विद्यार्थी 2 गुणा 3 की पावर 2, यानी 3 की 9 9 दूनी 18। ठीक है, अब रवि का समय कितना है? 12। 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा 2 की पावर 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, यानी ये हो जाएगी 3 गुणा 2 की पावर 2। अब ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 4 की 12। हाँ, अब सेट हो गया। ठीक है ना, 3 गुणा 4 कितना होता है? 12। तो 2 स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 4 की 12। अब ध्यान देना, रवि का जो समय है वो 12 है, और 12 को हम अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 2 होगा। 2 गुणा 2 को हम 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर
लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 का स्कोर 18 यानी 2 गुणा 3 का स्कोर 3 किया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, हो गया बराबर। अब ध्यान दीजिए, जब भी लसम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम जब भी लेते हैं, तो एलसीएम में ध्यान देना ये है प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, एलसीएम होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एलसीएम में इसमें से 3 की घातांक 2 बड़ी है और इसमें से 2 की घातांक 2 बड़ी है। 3 का घातांक है 9 और इसको करेंगे 4, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 और यही क्या है मिनट में। 36 मिनट बाद हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर यानी वर्ताकार परिपथ पर या वर्ताकार रास्ते पर या वर्ताकार पथ पर 36 मिनट बाद सोनिया और रवि दोनों एक जगह मिलेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं, 36 आया है आप लिख सकते होते हैं, दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप लिख दीजिए, अतः 36 मिनट बाद पुनः 36 मिनट बाद पुनः सोनिया व रवि प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि है वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर यानी वर्ताकार सर्किल के पुनः प्रारंभिक स्थान पर जहां से स्टार्ट किया था दौड़ना वहीं जाकर के मिलेंगे। ठीक है, और ध्यान देना ये एलसीएम निकालते समय प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात ली जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट लगा करके लिखना, क्या लगा करके लिखना है, नोट लगा करके। क्या लिखोगे, ये बॉक्स बनाता हूं, बॉक्स वाला नोट है, आप कॉपी में नोट कर लेना। क्या करोगे, एलसीएम निकालते समय, एलसीएम है प्रिय विद्यार्थी, निकालते समय प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात ली जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नोट लगा करके लिखना है, नोट एलसीएम निकालते समय प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात ली जाती है, इसलिए हमने इनमें से 3 की घात 2 बड़ी ली और इसमें से 12 में से 2 की घात 2 है बड़ी, यानी 3 से 4 है बड़ा है तो ये बड़ी ली। तो 9 × 4 बराबर 9 × 36 यानी 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक दूसरे से क्या है, मिलेंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आप लगातार जुड़े रहें, ये क्लास अनवरत जारी रहेगी। कोशिश करूंगा मैं कि रेगुलर मैं इस क्लास को ले पाऊं। अभी छुट्टियां चल रही गर्मी की तो बच्चे भी थोड़े सुस्त हैं, थोड़े ऐसा आराम कर रहे हैं। अभी 30 तारीख से फिर से स्कूल लगने लगेगी या स्कूल प्रारंभ हो जाएगी, तो उसके बाद में बच्चे, मैं आशा करता हूं कि इस क्लास से देख करके अपने सपनों को साकार करेंगे, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।